तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हम क्या है, करंट अफेयर के साथ साथ हिंदी की सीरीज़ भी शुरू कर चुके हैं और इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। जितना कोऑपरेट आप मुझे करेंगे मैं उतनी ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। अब कुछ जो स्टूडेंट्स के बहुत सारों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि हिंदी की वीडियो कंटिन्यू रखो, करंट अफेयर की वीडियो कंटिन्यू रखो। तो देखिए, ये मैं कंटिन्यू तभी कर पाऊँगा अगर आपका सहयोग मुझे मिलेगा। अगर आप शेयर करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाते हो तभी मैं इतना कर पाऊँगा, वरना इतना समय देना बहुत मुश्किल होता है। पहले वीडियो को बनाना, फिर वीडियो को एडिट करना, फिर अपलोड करना, और इतना सारा नेट भी, दो तीन वीडियो अगर एक दिन में अपलोड करूँगा तो इतना नेट भी नहीं होता। तो बाकी मैं अभी आपको अगर बताऊँ तो मैं अभी रात के 11 बजे अभी वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इस चीज़ को आप समझें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है हमारी हिंदी का टॉपिक, इससे पहले अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो हमने डिस्क्रिप्शन में आपके हर एक चीज़ का लिंक मिल जाएगा। जितनी भी आज तक की करंट अफेयर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या फिर स्पेशल टॉपिक, कोई भी चीज़ है, सबके जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक देख सकते हैं। तो आज की हमारी ये हिंदी की वीडियो है टॉपिक 2, यानी दूसरा जो टॉपिक हम करेंगे किस चीज़ का, वर्णमाला। तो चलिए वर्णमाला को शुरू करते हैं। उससे पहले हम 2 या 3 चीज़ें जो है बेसिक सी वर्णमाला से भी, जिनको पहले हम लेंगे, पिछले टॉपिक में ये छूट गई थी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम 2 या 3 चीज़ों को कवर कर लेते। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम किस चीज़, हिंदी में हम क्या कर रहे हैं। हिंदी में क्या है, व्याकरण हम कर रहे हैं। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जितना भी हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, सिर्फ और सिर्फ व्याकरण या फिर जो लिटरेचर है वही काम आने वाला है। तो जब हम व्याकरण कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हिंदी व्याकरण के पितामह हैं किसे कहा जाता है। नया क्वेश्चन हो सकता है, हिंदी व्याकरण के पितामह। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण के जो पितामह है वो है कौन, कामता प्रसाद, श्री कामता प्रसाद। ये कौन है, हिंदी व्याकरण के जो पितामह हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कामता प्रसाद। यहाँ आप गुरु लिख सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु कौन है, हिंदी व्याकरण के पितामह। ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हम इसमें सारा का सारा भी शुरू में क्या है, व्याकरण करने वाले हैं। लिटरेचर तो हमारा बाद में चलेगा, और लिटरेचर सिर्फ और सिर्फ, जैसे अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या LT टेट, LT कमीशन, PGT, इस चीज़ के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपका लिटरेचर है। नॉर्मल एग्जाम में क्या है, यही पूछा जाएगा, नॉर्मल व्याकरण। दूसरा क्वेश्चन जो शुरू होता है क्या, कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, तो इस चीज़ को लिख लो, भाषा की सबसे छोटी इकाई। जब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो क्या लगाना है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। परंतु मैं जब क्लास में करवाता हूँ तो बहुत बार क्या करवाता हूँ, ध्वनि। ये मैं पहले यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। हो सकता है कई स्टूडेंट जो यहाँ कर चुके हो सोच सकते हैं कि हमें तो क्या है, ध्वनि लिखवा है। तो देखिए, अगर एक्चुअल में इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ध्वनि, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा यहाँ पर लिखित या मौखिक। तो जो ध्वनि होती है वो वर्ण से भी क्या है, छोटी होती है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे वर्ण किसको कहते हैं, क, ख, ग, जो सिंगल चीज़ है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ये चीज़ हम कर चुके हैं पहले वीडियो में। ये क्या है, वर्ण। तो अब आप कहेंगे कि सोच रहे होंगे कि वर्ण से भी छोटी चीज़ क्या होती है, तो वर्ण से छोटी चीज़ क्या होती है, ध्वनि। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर क्या है, नॉर्मल साउंड निकालूं, ये क्या है, ध्वनि है। मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड में कुछ करूँगा, ये जो साउंड सुन रही है ये क्या है, ध्वनि है। तो ये क्या है, इससे भी छोटी है। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होनी चाहिए, ध्वनि। परंतु वर्ण में इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने सर्च भी की, किताबों में भी मुझे क्या मिला, वर्ण मिला। तो इसलिए हम किताबी चीज़ को जो है ज़्यादा प्रायिकता देंगे। तो इसका आंसर आप वर्ण ही लिखें, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। उसके बाद दूसरा प्रश्न शुरू होता है लिखित भाषा की। लिखित
भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यानी जब हम कोई चीज लिख रहे हैं तो उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो देखिए अब आएगा वो प्रश्न, क्या, जो हमने ऊपर लिखा, वर्ण। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या होती है, वर्ण। यहाँ ऑब्लिक करके आप ध्वनि रख लो। प्रायिकता किसको देनी है, वर्ण को, परंतु जो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, ध्वनि, इसलिए इसको ब्रैकेट में रख लो। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है क्यों ध्वनि होना चाहिए था, ये तो मैं किताबी बात बता रहा हूँ, यहाँ पर वर्ण और एनसीईआरटी पर आधारित जो है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बताया, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। फिर आ जाते हैं मौखिक, लास्ट क्वेश्चन, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब जो मैं बोल रहा हूँ, अभी हम लिखना क्या है साइड में रख देंगे, अभी सिर्फ क्या है, बोलने की बात चल रही है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है जो हम बोल रहे हैं, तो ये होती है ध्वनि। जैसे मैंने एग्जांपल इससे पहले क्या है दे दिया है आपको, तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, ध्वनि। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई। अब बात किसकी चल रही है, भाषा की, और कैसी भाषा चाहिए, पूर्ण। पूर्ण यानी पूरी, सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो, और इकाई यानी पूरी की पूरी लाइन। तो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई जिससे हमें पूरी किसी चीज के बारे में जानकारी मिले। जैसे मैं जा रहा हूं, तो इससे क्या है, हमें पता चल रहा है कि मैं जा रहा हूं। अगर इसमें से मैं एक एक वर्ड बोलता, जैसे मैं, या फिर जा, या फिर रहा, तो ये क्या है, अलग अलग टुकड़े हो जाते। मैं जा रहा हूं, तो ये पूरा का पूरी लाइन क्या बनी, ये बना वाक्य। वाक्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, उसे क्या कहते हैं, वाक्य। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए वर्णमाला में हमें क्या है, सबसे पहले परिभाषा पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैंने अक्सर देखा है परिभाषाएं पूछने लगे हैं कि मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वर्णमाला कहते किसे, ये तो हमें पता है, वर्णमाला कितने प्रकार की कितने प्रकार होते हैं, दो, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। परंतु एक्चुअल में जो वर्णमाला कहते किसे है वो पता हमें करना है। तो ऑप्शन पहले मैं बता देता हूँ प्रश्न कैसे आता है। ऑप्शन में दिया होगा आपको कि वर्णों के समूह को, ए ऑप्शन होगा वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। बी ऑप्शन होगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सी ऑप्शन होता है वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमिक समूह को क्या है, वर्णमाला कहते हैं। डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो या तो हम डायरेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा जल्दी होगी वो पहला ऑप्शन टिक कर देगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिसमें इससे थोड़ी कम जल्दी होगी वो क्या कर देगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या है, वर्णमाला कहते हैं। परंतु जो सब्र से करेगा, जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा और आराम से पेपर करेगा, वो कौन सा ऑप्शन लगाएगा, वर्णों के क्रमिक तथा व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। हालांकि ये भी सही है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, परंतु जब इससे ज़्यादा सही क्या है, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है कि व्यवस्थित तथा क्रमिक समूह दोनों एक ही चीज़ है। यह ऑप्शन हो सकता है चौथा कि बी और सी दोनों, यही ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या, बी और सी दोनों। तो क्या है, ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो चलिए परिभाषा लिख लो, वर्णमाला किसे कहते हैं, भाषा के मूल ध्वनियां, यानी मूल का मतलब होता है जड़, लिख लो, मूल का अर्थ या पर्यायवाची शब्द होता है जड़। जो चीजें जड़ से आई है उससे आगे कुछ भी नहीं है, यानी जो जिसका सबसे पहले उद्गम हुआ। भाषा के मूल ध्वनियों के क्रमबद्ध, ये एक ही चीज है, क्रमबद्ध, व्यवस्थित, क्रमिक। कुछ भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, हो सकता है तीनों, हो सकता है दो, हो सकता है इनमें से एक हो, इसलिए मैंने सारी चीजें डाल दी है। क्रमबद्ध, व्यवस्थित तथा क्रमिक समूह को क्या है, वर्णमाला कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे पहले परिभाषा पता होना जरूरी है। उसके बाद चलते हैं हम वर्णमाला के प्रकार या वर्णमाला के टाइप। कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। व्यंजन, ये दो टाइप होते हैं किसके, वर्णमाला के। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्वर, उसके बाद क्या करेंगे, व्यंजन। व्यंजन, तो सबसे पहले इन दोनों की क्या है, परिभाषा जान लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, या जो अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वर। व्यंजन, जिन्हें बोलने के लिए जो कभी भी अपने आप में क्या है, अकेले नहीं होते, इनके साथ क्या है, हमेशा स्वर जुड़ा रहता है। जब हम व्यंजन करेंगे अगला पार्ट, तो उसमें मैं अच्छे से डिटेल से आपको बता दूंगा कि कैसे हर व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है। तो इसलिए व्यंजन कभी भी स्वतंत्र नहीं होते, ये हमें इसके साथ हमेशा क्या होता है, लगा हुआ स्वर। परंतु स्वर के साथ किसी की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप में अकेला होता है और स्वतंत्र
होता है। तो इसलिए आपने परिभाषा लिख ली होगी दोनों की। अब हम क्या है, स्वर को पहले जान लेते हैं अच्छे से। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वरों की प्रश्न आ जाता है, कुल स्वरों की संख्या, या हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन आता है 13। अगर देखिए, ये भी मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर 13 ऑप्शन में हो और अगर आप लगा दो तो इसका भी हमारे पास प्रूफ है कि इस क्वेश्चन को हम सही मान सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पर आधारित लूसेंट जो बुक है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। परंतु उसी बुक में क्या है, 11 भी दिया गया है। और 11 कहाँ दिया गया है? ये लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न दिए हुए वहाँ पर 11 दिया हुआ है। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर कर लो कि अभी हम क्या चलेंगे, मान के 11 ही लगाना है। कुल आए, चाहे मूल स्वर आए, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि स्वरों की संख्या। तो ये मैं आज क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। क्या लगाना है आपने? 11। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और यहाँ पर व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। ये वो व्यंजन और स्वर है जो मूल है, मतलब आने ही आने हैं। बाकी जो तुम इसमें ऐड करके या फिर प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, बदल जाता है, तो ये संख्या भी क्या है, बढ़ जाएगी। तो ये मैं डिटेल से कराऊंगा कि कैसे 33 है, कैसे 52 है, और कैसे क्या है 58 भी हो जाते हैं, जो आपने सुने ही नहीं होंगे। जब इसमें आगत व्यंजन को हम जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाती है संख्या? 58। और आगत व्यंजन कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं ये हम डिटेल से करने वाले हैं। तो अभी हम स्वर वाला पार्ट कर रहे हैं, तो स्वर को जान लेते हैं कितने होते हैं? 11। अब मैं आपको लिख के बता देता हूं। तो स्वर है हमारे कितने? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। देखिए, अगर आप इन टोटल गिनती करोगे कितने हो जाएंगे? 13। परंतु हम इनको नहीं लेंगे। ये आप यही पॉइंट लिख लो। ये कौन से है? अंग और आ, इनको यहां लिख लो। अयोग, अयोग, वाह, अयोग, वाह। परंतु जो प्योर स्वर है हमारे, शुद्ध स्वर कितने हैं? 11। अ से लेके औ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ये हमारे वो कुल स्वर। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वर्णमाला पढ़ा, उसके बाद स्वर, और फिर थोड़ा सा व्यंजन के बारे में पढ़ा। अब हम क्या स्वर के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक सिर्फ स्वर का, और कल का जो दूसरा पार्ट बनेगा वो व्यंजन का। तो अब आ जाइए यहाँ पर, ये भी अभी भूल जाना है और ये भी अभी भूल जाना है। ये इसलिए लिखा है कि अभी जरूरत पड़ेगी हमें स्वर पर बार बार जाने की। और आप भी अपने पास एक जगह अच्छे से क्या है, वर्णमाला लिख ही लेना पूरी की पूरी, स्वर भी और व्यंजन भी। मुझे तो ये बार बार लिखना पड़ेगा, पर आप एक बार में लिखना, अच्छे से लिख लेना। तो अब आ जाओ यहाँ पर, स्वर कर रहे हैं हम। तो प्रश्न आ जाता है, उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं? 3। लिख लो कितने प्रकार? 3 प्रकार। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये हो गए कौन से? 3 टाइप जो हमने यहाँ बताए। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है, ये तो सिंपल है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो हम यहाँ से आगे करने वाले हैं। ह्रस्व स्वर ये मैं पहले ही इसलिए लिख के रखा हुआ है क्योंकि टाइम जितना भी बचता है वो हमारे लिए ही फायदा है। वीडियो जितनी छोटी बने उतनी ही अच्छी है, ज़्यादा लंबी वीडियो कोई नहीं देखता। इसलिए ह्रस्व स्वर हम करेंगे कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। देखिए, सिंपल सी परिभाषा लिख लो, जिन स्वरों को बोलने के लिए सबसे कम समय लगे वो स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर। अब सबसे कम स्वर समय कैसे लगेगा, पहले तो लिख लो ह्रस्व स्वर होते कौन कौन से हैं। छोटी आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ऊ, और लास्ट कौन सा? री। लास्ट है री। ये कितने? 4 जो वर्ण है इनको ध्यान रखना है, 4 जो स्वर है, छोटी अ, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये कौन से होते हैं? ह्रस्व। ये वो स्वर है जिन्हें बोलने के लिए सबसे कम समय लगता है। फिर आ जाओ आप दीर्घ पर। दीर्घ की परिभाषा लिख लो कि जिन स्वरों को बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, यानी जितना इनको बोलने के लिए लगता है उससे 2 गुना समय इनको बोलने के लिए लगेगा। अब वो कौन से स्वर है वो लिख लो, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक जगह अपनी नोटबुक में कि इन 4 को छोड़कर जितने भी बचे सारे के सारे किस में आएंगे? दीर्घ में। या फिर आप लिख लो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ,
अंग आ, ये सारे के सारे किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में। अब देखिए हमने 4 किए, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री, किस में? ह्रस्व स्वर में। यहाँ जल्दी से क्या है पॉइंट आउट कर लेते हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। देखिए ये 4 तो किस में आ गए? ह्रस्व स्वर में। अब दीर्घ स्वर में देख लेते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, अंग और आ। हमने तो छोड़ा ही कुछ नहीं, लास्ट के लिए भी तो कुछ बचा के रखना था, परंतु इसके लिए भी हमारे पास है, टेंशन मत लो। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में। अब इसमें मैं ये भी अभी साथ का साथ बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें जो पूछ सकते हैं? छोटी ए और छोटा औ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये छोटी चीज़ है तो किस में आएगा? ह्रस्व में, क्योंकि इसको बोलने के लिए तो कम समय लगता है, परंतु नहीं, ह्रस्व में सिर्फ 4 चीज़ें ऐड करनी है और वो ये है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन सा है? री, क्योंकि हमें लगता है कि री तो क्या है? अटपटा सा है और लंबा सा है, तो ये तो क्या है? यहाँ होगा। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन, जो गलती हमने खुद की है एग्जामों में, वो एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, छोटी ए और छोटा ओ। अब प्लुत में क्या होता है? पहले परिभाषा लिख लो कि जिन स्वर को बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, 3 गुना समय जो है लगे, वो कौन से होते हैं? प्लुत स्वर। या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि जिन स्वरों को बोलने के लिए दीर्घ से 2 गुना समय, ह्रस्व से 3 गुना और दीर्घ से 2 गुना समय लगे, वो कौन से होते हैं? प्लुत स्वर। जैसे राम, क्या? राम, श्याम, ओम, ओम। इस प्रकार के जो 3 वर्ण वाले वर्ड भी आप बोल सकते हैं, 3 वर्ण वाले जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं? प्लुत स्वर में। तो ये था उच्चारण और मात्रा के आधार पर। आई होप आपका ये जो पूरा का पूरा टॉपिक जो है क्लियर होगा। अब 2 पॉइंट और रह गए, किसके आधार पर? नाक या नासिक के आधार पर। देखिए इससे पहले हमने किए उच्चारण या मात्रा के आधार पर, कितने? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब कर रहे हैं नाक और नासिक के आधार पर, कितने? 2। कौन कौन से? अनुनासिक और निरुनासिक। पहले लिख लो, नाक या नासिक के आधार पर कितने प्रकार है? 2। कौन कौन से? अनुनासिक और निरुनासिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कर लिया इससे पहले। अब अगर ज़्यादा डीप प्रश्न आ जाए तो ये जो इससे अगला पार्ट हम कर रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। निरुनासिक, अनुनासिक और निरुनासिक की मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए अनुनासिक होता है जो स्वर नाक द्वारा बोले जाते हैं, और निरुनासिक, नेरु यानी ना, नेरु यानी ना, ऐसे याद रखना इसको, नेरु नहीं, यानी जिसको बोलने के लिए ना या नेगेटिव चीज़ को ध्यान रखना, जिसको बोलने के लिए नाक की आवश्यकता नहीं है, नाक की आवश्यकता नहीं है, वो होता है निरुनासिक। तो यानी जो बिना नाक की सहायता से बोले जाते हैं वो निरुनासिक, और जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं वो अनुनासिक। तो जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, अगर आपने वो याद कर लिए तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। तो नाक की सहायता से सिर्फ और सिर्फ 2 स्वर बोले जाते हैं, यहाँ स्वर की बात हो रही है, व्यंजन की नहीं। वो कौन से है? ये अंग और आ, अंग और आ, ये है 2 कौन से? जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं। अब आपको अनुनासिक पता चल गया कौन से? 2 ही है, कौन से? अंग और आ। अब निरुनासिक को तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, यानी इनको छोड़ के जितने भी हमारे पास स्वर है वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? निरुनासिक में। और वो कौन से है? अ से लेके औ तक, अ से औ तक। ये लिख लेना आप, मैं दोबारा यहाँ पर नहीं लिखूंगा, तभी मैंने यहाँ करवा रखे। यानी इन 2 को छोड़ के सारे के सारे ये कौन से? निरुनासिक। आप इनको प्रैक्टिकल देख सकते हैं, अ, आ, ई। इनको बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है नाक की, नाक की आवश्यकता में अंग और अ के लिए पड़ती है। अब अगला टाइप करते हैं, लास्ट कौन सा? जीभ के आधार पर। ये थे नाक के आधार पर, अब है जीभ के आधार पर। तो देखिए जीभ के आधार पर आपको पता चल रहा है ना कि कैसे कैसे हमने किया। वर्णमाला किया 2 प्रकार, स्वर, व्यंजन, फिर उच्चारण के आधार पर 3, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, फिर नाक और नासिक के आधार पर 2, अनुनासिक और निरुनासिक। अब लास्ट जो हम कर रहे हैं जीभ के आधार पर, कितने? 3, अग्र, मध्य और पश्च। तो यहाँ आ जाओ, जीभ के आधार पर कितने प्रकार के हैं? लिख लो, ये हो जाएंगे 3 प्रकार के। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। सबसे पहले अग्र स्वर, यानी जीभ के कॉन्सेप्ट समझ लो। हमारी जो जीभ होती है उनको हमने 3 टुकड़े कर दिए जीभ के। एक होगा अग्र, यानी पहले वाला, जो जीभ का पहले वाला पार्ट है।
एक हो गया मध्य जो जीभ का बीच का हिस्सा है, और एक जो लास्ट यहाँ पर है हमारे जीभ का लास्ट वाला पार्ट। तो जो स्वर आगे से बोले जाते हैं वो कौन कौन से हैं, जो बीच से बोले जाते हैं वो कौन से, और जो लास्ट हिस्से से बोले जाते हैं वो कौन से हैं। इस प्रकार से ये हम कर रहे हैं। अब आपको समझ आ गया होगा। तो अग्र स्वर में कितने आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4। मध्य स्वर में कितने आते हैं, सिर्फ 1। बाकी आप जितने बचे हो किस में आते हैं, पश्च में। तो इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम मध्य कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 है और यहीं से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा इसमें अगर प्रश्न बनेगा। वो कौन सा है, अ। प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित में से जीभ के आधार पर या मध्य स्वर कौन सा है। अ होगा ऑप्शन, बाकी दूसरे होंगे, तो आपने क्या लगाना है, अ। बाकी अग्र स्वर में कौन से आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ा ए। ये 4 आपने जो है ध्यान रखने हैं जो आते हैं आपके अग्र स्वर में। अब इसको छोड़ के जितने भी बचे वो किस में आएंगे, पश्च स्वर में। कौन कौन से, देखिए सबसे पहले अ हो गया, इसके बाद आता है आ, ई बड़ी ई, ए बड़ा ए, उ बड़ी उ, री, ए आई हो गया, ओ औ, अंग आ। ये जो बच्चे वो सारे के सारे किस में आगे, पश्च स्वर में, यानी जो जीभ के सबसे लास्ट हिस्से से बोले जाते हैं वो है ये। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के आ सकता है, बस आपने इतना ध्यान रखना है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हिंदी में क्या है, परफेक्ट हो सकते हैं। बस मेरा काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। बाकी एग्जाम्पल तो आपको बहुत सारे, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो दुनिया भर की वीडियोज़ पड़ी हुई है, परंतु अगर हमने क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है। इसके बाद हम भी क्या है, जैसे टॉपिक खत्म होगा तो आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए वो सारे हम कोशिश करेंगे, परंतु सिर्फ आपने अभी हमारा साथ देना है और सहयोग करना है। ये हो गया आपका आज का टॉपिक वर्णमाला का, जिसमें हमने पढ़ा स्वर। अगला पार्ट जो होगा वो व्यंजन का होगा और पूरा डिटेल से हम करवाएंगे। बस इसमें एक लास्ट पॉइंट लिख लो कि अर्ध स्वर कई बार पूछ लेते हैं, अर्ध स्वर कई बार प्रश्न आ जाता है कि अर्ध स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अर्ध स्वर आपके 2 ही होते हैं, कौन कौन से, या और व। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़े से डीप हो जाते हैं, परंतु आजकल जो है प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं छोटे छोटे। तो स्वर के बारे में हमने टोटली पढ़ लिया है, परंतु अगर आपने और ज़्यादा डीप पढ़ा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे अंदर जो भी कमियां हैं वो ज़रूर बताएं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब व्हाट्सएप में या कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं कि यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। कोई लिखता है कि सर ब्लैक बोर्ड में जो है आप छोटा लिखते हैं वो समझ नहीं आ रहा है। तो ये कमियां हमारी जब बताते तो बहुत अच्छा लगता है, हमें इस चीज़ से बुरा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप कमियां नहीं बताएंगे तो हम अपने आप को कैसे सुधार पाएंगे। तो आप जो भी आपकी राय होती है आप बेझिझक होकर लिख दिया करें, और इसी में हम जो है खुश है। बाकी सिर्फ एक ही चीज़ मांगता हूँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे परिवार का हिस्सा हो ही, परंतु इस परिवार को बड़ा बनाना है तो आप प्लीज़ 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 आप औरों को भी जोड़िए और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।